देखो बेटा, इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है हमारा जो दिया हुआ है 2x² माइनस 2√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि हमें रूटों की इसमें प्रकृति निकालनी है। अब रूट्स की प्रकृति हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें डी निकालना है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी, वो कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac, ठीक है। अगर इसमें रूट के साथ, एक मिनट, यहां पर आ गया 2 इंटू एक्स। अब ठीक है ना ये वाला। तो इसमें क्या है ना, अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये याद हो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखो तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास -2√2। बेटा ये पूरा x को छोड़ दो बस, कैन, और c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इस पूरे में रखते हैं हम इसको, तो इसमें रखेंगे हम, तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू है कितनी? -2√2, इसकी स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2 इंटू c 1, ठीक है। अब ये हमारा d निकल रहा है, यानी कि हिंदी में बोले तो विविक्तीकरण, ठीक है ना। तो इसको अगर करेंगे, आप किसी बच्चे को अगर ये ना पता हो तो देखो, √2 इंटू -√2, वैसे तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और √2 की √2 में करी 2 और 4 2 जा 8, कितना आंसर आ गया 8, माइनस 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0, यस और नो? 8 में से 8 गया 0, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 0। और d की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया कि 2 इक्वल रूट्स। इसका आंसर नेचर ऑफ रूट्स है 2 इक्वल रूट्स। याद रखना 2 इक्वल रूट्स का मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बराबर है तो 2 इक्वल रूट्स आ गए, जो हमने अभी अभी निकाला है। और अगर 0 से ज्यादा आ जाए तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट, ये वर्ड आप याद रख लेना बच्चों, डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, दो डिफरेंट। और इक्वल का मतलब हो गया बिल्कुल सेम रूट आएंगे अगर इसका हम निकालें। और तीसरा कौन सा होता है, डी की वैल्यू 0 से कम, तो इसमें क्या आएगा नो रियल रूट्स, ठीक है। ये तीन चीजों को आप याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका ये फॉर्मूला था। अगर आपको देखो, हमें तो इस क्वेश्चन में केवल नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसमें आप देखो, अगला आप बताते हैं। और अगर इसमें आपको रूट्स भी निकालने हैं तो रूट्स जरूरी नहीं है कि फैक्टर करो, आप किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, जिसमें कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये b² माइनस 4ac अगर गौर से आप देखो तो किसकी वैल्यू है, d की, ठीक है। अपॉन में क्या है 2a, अपॉन क्या है 2a। अच्छा एक बात सुनो, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखें, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा है 21, अब आता है 22। ओ सॉरी 21 का ही बी लेते हैं अभी, और वाला, क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहा कि उसे बैठ के। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। हमें क्या दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। अब सुनना ध्यान से, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। क्या दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स। इसके ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है, कितने 2 इक्वल रूट्स। बेटा 2 इक्वल रूट्स का मतलब हो गया जो हमारे इसमें d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। d की वैल्यू 0 का मतलब 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब देखो इसमें वही a बराबर क्या है 2 है, b क्या है हमारे पास k, और c हमारे पास क्या है 3, हाँ या ना। तो अब d निकालता है, d बराबर क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस में भी है क्या आगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये डी की वैल्यू 0 मैंने क्या अपने आप ली है, नहीं, वहां लिखा हुआ है 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। और पता है इसमें जब k की वैल्यू देगा तो वो जानबूझकर 2 इक्वल रूट्स ही देगा, क्योंकि अगर नेचर ऑफ रूट्स अलग अलग हो गए तो आपको क्या पता कि कौन सा रूट आ रहे हैं, ठीक है, इसी कारण से हमें, और डी की वैल्यू क्या आ रही है, इसीलिए। अब बी हमारे पास क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 और सी कितना है 3, ठीक है। अब इधर ये देखो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है, कितना आ गया 24, और ये माइनस है, माइनस का इधर जाके किसका हो गया, प्लस का, ठीक है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 24, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया अंडर रूट 24, ठीक है। अंडर रूट 24 का मतलब क्या हो गया, इसके फैक्टर देखो यही थे हमारे पास, हाँ या ना, यस और नो। तो इसको अगर देखोगे वैसे तो आपका आंसर यहीं पर है, लेकिन अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टर करना मत भूलना। तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, एक ये पेयर बन गया, हाँ या ना। तो 2 तो बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना 2 3 जा 6 वो अंदर चला गया, ठीक है। तो ये इसका के की वैल्यू है, समझ आ गया ना आप लोगों को, समझ आया कशिश, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120, ये मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बता रखा है, ठीक है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेना, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, हाँ। तो इसको आप कर लोगे ना सभी बच्चे। इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, यानी कि आप जब इनके फैक्टर करोगे तो हर एक फैक्टर का क्या लेना है आपको, केवल लोवेस्ट पावर, ओ सॉरी हाईएस्ट पावर लेनी है हर एक फैक्टर की, ठीक है ना। आप एलसीएम निकाल लेना, जब भी अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार करके दिखा देते हैं। 6 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 3, ठीक है। 72 के फैक्टर आएंगे, देखो फैक्टर कैसे करने हैं, 72 के फैक्टर क्या होते हैं 9 इंटू 8, यस और नो, 9 इंटू 8 है तो इसका 8 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि सॉरी 8 को क्या लिख सकता है 2 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकता है 3 की पावर 2, हाँ या ना, 9 है बेटा, ठीक है, 3 की पावर 2। और इसके बाद हमारा कौन सा 120, कभी भी फैक्टर वैसे भी आसानी से इस तरीके से हो जाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10, हाँ या ना, 12 इंटू 10 हो गया। तो इसमें देखो इसके अंदर क्या है 12 की भी होते हैं क्या 3 इंटू 4, तो 4 का, और ये क्या होता है 2 इंटू 5, तो यहाँ 2 बार है और ये 1 2 और 1 कितना हो गया 3। आप जिसको ये समझ ना आ रहा हो कि ऐसे कैसे, तो आप नॉर्मल जैसे फैक्टर करते हैं वैसे कर लेना, मैं डायरेक्ट बस फैक्टर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसके हमने फैक्टर करे तो 2 की पावर 3 और 3 इंटू 5। अब देखो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, याद रखना हाईएस्ट पावर, इसमें कहीं कॉमन नहीं है, सारे के सारे फैक्टर की बस हाईएस्ट पावर लेनी है। इसका मतलब 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसके बाद हमारे पास 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और हमारे पास लास्ट में क्या है 5, बस इसको करेंगे तो ये आ गया 8, ये आ गया 9 और ये आ गया 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक एंगल है राइट, एक ट्राइंगल है। देखो इसमें ना एक चीज आप बड़े ध्यान से पढ़ा करो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो, ट्राइंगल एबीसी आप ट्राइंगल तो बना लोगे, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी आपको ध्यान देने वाली बात होती है ना, पता है बच्चों क्या, कि आपको ये देखना है कि राइट एंगल किस पर है। ये लिखा है बी इज अ राइट एंगल, बी राइट एंगल है तो बी आपको यहां लिखना है, बाकी ए चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है।
बस ये जरूर पढ़ा करो कि राइट एंगल किस पर है, समकोण जो है वो किस पर है, बीस पर, बी पर है तो बी समकोण। अब आगे साइन ए, साइन ए की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3/4। रुको, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। आपको किसकी, tan ए और cos ए की वैल्यू निकालनी है, tan ए और कौन सा, cos ए। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें पता क्या करना है, साइन ए, आप देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, और वैसे आप लोगों को एक ट्रिक भी पता होगी, क्या था हमारे पास, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसमें पहला क्या है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो हमें वो बी लिखा हुआ है देखो, ठीक है, एच एच बी। तो इसमें पी अपॉन क्या लिखा हुआ है, एच। हम इस एंगल से लेते हैं, कौन सा लेना है हमें, ए लेना है ना, सॉरी ए, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, साइन ए लिखा है ना, तो ये ऊपर, इस एंगल के सामने क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और साथ वाली क्या है, बेस। याद रखना, ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और एंगल के नीचे जो साथ वाली साइड होती है वो हमारी क्या होती है, बेस। तो ये हो गया, अगर यहाँ साइन सी होता तो मैं एंगल ये वाला ले रहा होता, ठीक है, बट हमारे केस में ए है तो ए हमने ऊपर ले लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, ये जो परपेंडिकुलर है कितना है, 3, और ये कितना है, 4, और हमें tan की और उसकी निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो हाइपोटेनियस के लिए बता रखा है ना आपको, क्या होता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनियस, ठीक है, बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, अच्छा इसको हम क्या मानेंगे, एक्स जरूर लेना बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल ये, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, ये आपको रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, हमें ये लिखना पड़ेगा। हाँ, कौन सा, P अपॉन एच, ओके ओके ओके, तो ये P हो गया, और इसके बाद सुनो, ये वाला जो P अपॉन एच, एच हमारा कौन सा है, ये वाला, हाइपोटेनियस तो हमारा हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 4, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब हमें इसमें क्या निकालना है, वो हमें बेस निकालना है, और मैंने आपको देखो कुछ चीजें याद करा रखी है, अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ याद कराइए, जैसे कि 3, 4 और 5, बट इसमें 4 दे रखा है ना तो छोटा बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम निकालते हैं, तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, हाँ या ना, लेकिन हमें बेस निकालना है तो ये कहां चला जाएगा, माइनस में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर आ गया। तो इसको अगर हम करके देखें तो बी को अंडर रूट इधर चला गया, और h कितना है हमारा, 4, बट इसको 4x लेना है आपको, और प्लस p कितना है हमारा, 3, इसको ले लिया, 4 4 जा 16x स्क्वायर, और ये कितना आ गया, कितना आ गया, 9x स्क्वायर, और इनको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस है ना, यहाँ पर ये माइनस हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7x स्क्वायर, ठीक है, और यह हमारे पास क्या है, बेस बी है, ठीक है। तो अंडर रूट ने क्या किया, अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो गया हमारा जो इसकी पावर है, तो हमारे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, 7x, ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई, 7x। लेकिन आगे जो हमें चीज निकालनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan का याद है आपको, देखो इसमें tan अगर देखें तो हमारा क्या है, p अपॉन बी, p हमारा क्या है, अच्छा ये कितना आ गया अब हमारा, ये x ले लो इन सबके साथ, 7x, ठीक है। तो tan हमारा कितना आया है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है, 3, और b बेस कितना है, 7, x से x कैंसिल, यानी कि 3/7। डायरेक्ट अगर आप लिख दोगे तो पेपर में कट जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये रेशियो है, दीज आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब नॉट रियल नंबर, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 10 के बाद हमारा दूसरा कौन सा आ गया, कॉस। कॉस जो होता है वो क्या होता है, आई गेस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा कॉस कितना है, कॉस ए, तो बेस कितना है, 7x, और एच है 4x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 7/4, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।
समझ आ गया आप लोगों को ये वाला? नहीं आया? ठीक है, पक्का? हाँ, देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो पक्का मतलब ऐसा है कि आ जाता है हमेशा एग्जाम में। टेन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3, ठीक है, और दूसरा दे रखा है टेन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1/√3। और इसमें देखो ए प्लस जो बी की वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए और बी निकालना है हमें। क्या निकालना है? ए और बी, ए भी निकालना है और बी भी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। ये जो है टेन ए प्लस बी, आप मुझे बताइए कि टेन की वैल्यू √3 कब होती है? आई गेस 1060 पे होती है, हाँ या ना? 1060 पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3। कितना आ गया? √3। अब यहां और दूसरा केस जो है इसमें 10 1/3 कब होती है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है इसके हिसाब से। ये 1/3 की वैल्यू 1/√3। अब देखो ध्यान से, ए प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 60 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 60। ए माइनस बी की वैल्यू जगह क्या लिख दिया है, 30। ए माइनस बी की जगह क्या लिख दिया है, 30 डिग्री, हाँ या ना? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि दोनों में माइनस है और सेम नंबर है ना? कैंसिल आउट कर देता है, बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, और ए कितना हो गया, 2a, और ये 90। ए से ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, ए की वैल्यू 45 आ गई, हाँ या ना? और देखो अगर हम इक्वेशन 1 में देखें, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है पर डीए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2.2 and -3 and coordinates of B are। देखो हमें पहले एक सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त अगर हम बनाएं तो हमारा कुछ वृत्त इस तरीके का बनेगा, यस और नो? ये बीच में सेंटर है, तो यहां हमारा एक ये सर्कल है, इसमें क्या दे रखा है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये ओ है। ए बी हमारा क्या है, सर्कल का डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर का मतलब एक सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि सेंटर को टच कर रही है, ठीक है, ए बी हमारा हो गया। अब इसमें दे रखा है सेंटर है 2 और 3, ये 2 एंड -3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 1 एंड 4, वो अपॉन है, वो 1 एंड 4 है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बच्चों, किसके, ए के। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से फिर दोबारा सुनिएगा। जब भी हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना? डिस्टेंस या सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना? देखो इधर, क्योंकि हमें इसकी लेंथ निकाल, इसकी और इसकी लेंथ निकालनी है। एक्चुअली में दोनों क्या है, बराबर ही है। दोनों लेंथ जब बराबर हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों जब लेंथ हमारे पास क्या है, बराबर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला क्या हो गया, सुनो, हमें इसको देखो, इसमें ये हमारा क्या हो गया, x, ये क्या हो गया, y, ये हमारा x1 और ये y1, ठीक है, x1 और ये y1, और हमें क्या निकालना है, x2
और y2, हाँ या ना? ठीक है, तो अब मुझे बताओ अब आप कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से सोचकर बताओ। इसमें इसमें ना जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों ने मिस कर दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें यहां पर हमारे पास क्या आएगा, m1 और ये m2, बट इस केस में m1 और m2 बराबर होगा क्योंकि AO, देखो AO और OB क्या है, हमारी रेडियस है सर्कल की, और रेडियस बराबर होगी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। और जब m1 और m2 बराबर होते हैं दोनों, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो O पॉइंट है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फॉर्मूला हमारा लगता है, लेट से हमारा x है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x की वैल्यू सीधा हमारी निकलेगी x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हमें इसकी निकालनी है, किसकी, y की, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2। याद रखना इस चीज को कि इसमें ना दोनों में क्या होता है कि अगर हमारा m1 और m2 दोनों बराबर हैं तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। वैसे हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मुझे याद कराओ। देखो हमारा होता है x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस, प्लस है माइनस है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस, ये फॉर्मूला होता है हमारा। बट ये कब होगा, जब हमारा m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग हो। अगर m1 और m2 की वैल्यू हमारी सेम है तो हमें उतना बड़ा नहीं करना, हमें बस सीधा x1 प्लस x2। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि m1 भी एक है और m2 भी एक है, तो इसी कारण से हमें वो सब लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इस केस में जो जो हमें दे रखा है हमने वो लिख लिया, ठीक है। x, देखो x हमारे पास क्या है, 2, ध्यान से देखना, इसी के हिसाब से हम करते हैं। x2 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास क्या है 1, और ये क्या है अपॉन में 2, ठीक। अब इधर 2 2 जा, ये इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और ये x2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, x2 ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो 4 में से एक 3 गया, तो 4 में से 1 गया 3, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इधर इसी तरीके से इसको करें तो y की वैल्यू कितनी है 3, और कहाँ माइनस ही लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस की वैल्यू, ये y की वैल्यू कितनी है -3, और इसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है, y2 हमें फाइंड आउट करना है, y1 की वैल्यू कितनी है 4, और अपॉन में कितना है 2, ठीक है। और अगर अब इन दोनों को करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 3 2 जा 6 माइनस का, और प्लस कितना है यहाँ पर हमारा 4, प्लस, एक मिनट, y2 प्लस 4, और ये इधर जाके y2 की हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस -10, ठीक है बच्चा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक तो हमारा क्या आ गया 3, और एक क्या आ गया हमारा -10, ठीक है। देख लेना घर पे भी एक बार करना, अगर गलत लगता है कि आपको कि गलत है तो उसको ठीक कर लेना, पर मेरा जो यहाँ मेन मकसद है आपको क्या था, समझाने का, ठीक है। इसी कारण से आपको ये समझ आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों इसको थोड़ा सा याद रखना, ये हमारा देखो हमेशा हमारी एक सीधी लाइन दी हुई है, ध्यान दो, हमारी एक सीधी लाइन दी हुई है, इसमें जो ये लाइन किसी को, इसको किसी भी सेक्शन में बांटेगी, ये पहला क्या होता है x1 y1, और ये क्या होगा, लेट से ये p है और ये क्या है q, x2 और ये y2, और जिस जो पॉइंट हमें इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट से ये n है, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x एंड y, और ये जो इनका बीच का रेशियो है ये क्या होता है, एक होता है m1 और एक ये होगा m2, ठीक है। और इसी पूरे के पूरे इसी चीज पर क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला डिपेंड करता है, ठीक है। बोलना है कुछ, अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमारा टेंजेंट फिर आ गया स्पर्श रेखा, ध्यान से सुनना जो आप लोग बता नहीं पाए थे अभी अभी। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल, एक सर्कल, इसके बीच में सेंटर है P, ओ
टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू सर्कल इज 5। एक पॉइंट P है, इस P से एक टेंजेंट है जो इसको कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है, P से। रेडियस इसकी दे रखी है और ये रेडियस इसको सर्कल को यहां टच करेगी, कितना, 5 सेंटीमीटर। आगे इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस P फ्रॉम द सेंटर। देखो इसकी भी लेंथ दे रखी है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और फाइंड द डिस्टेंस, इस P बिंदु का इस O बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है ये, ठीक है। कैसे करेंगे, सुनो, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब भी एक टेंजेंट, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो इसमें स्पर्श रेखा में ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये जो सेंटर से एक लाइन जो टच करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट को, तो यहां पर 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो इसके सामने कौन है, ये ओपी जो है, क्या इसमें, हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण। ओपी हमारी हाइपोटेनियस है, देखो एंगल के सामने दिख रहा है ना ये। तो हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है। तो अभी अभी हमने पीछे ही पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से एच स्क्वायर बराबर क्या था, ओपी स्क्वायर, ये ऐसे लिख लो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारा, 5, और परपेंडिकुलर कितना है, 12। 5 5 25, और ये एच इधर ही है तो ये स्क्वायर इधर चला गया, और 12 की 12 में करेंगे 144। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 169, और h की वैल्यू अंडर रूट है, अंडर रूट और 13 का आपको याद होगा तो इसका 13 आता है 169 का, ठीक है। तो हमारे OP की वैल्यू कितनी आ गई, 13, यानी कि P की दूरी O से कितनी है, 13 सेंटीमीटर। समझ आ गया ना ये। मैं बच्चों एक बात बताता हूं आपको, ये पता है जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं ये एकदम सीमित दायरे में पूछते हैं, 5 4 3। एक आपका ये वाला, ये भी बड़ा फेवरेट है, ये 5 12 13, और इन्हीं से बाकी वो बनाते हुए चला जाता है। और भी एक और होता है इसमें, मतलब ना, अगर मान के चलो इसमें इसमें हमारा हाइपोटेनियस कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड, यानी कि ये वाली। बाकी ये बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा हाइपोटेनियस कौन सा है, 13। समझ रहे हो ना इस चीज को। अच्छा, इससे कैसे बनेगा, देखो ध्यान से आपको, यानी कि अगर पेपर में दे भी रखा है ना तो आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये याद है, मैं आपकी जगह होता डायरेक्ट मैं लिख देता 13, ठीक है। बट अब सुनो 1 मिनट, ये कैसे, जैसे 5 है, 5 का क्या हो जाएगा 10, 4 का क्या हो जाएगा 8, और 3 का क्या हो जाएगा 6, मतलब सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, समझ गए। अगर 3 3 से कर दें तो 15 12 और 9। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये एकदम, अगर मानो किसी की एक की 12 दे रखी है, एक की 5, तो पता चल गया, मुझे ये याद था कि 13 है इनकी। अगर किसी की 5 है, एक की 3 है, तो जो एक और आएगी वो कितनी होगी, 4। बट शर्त एक है उसमें कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो हाइपोटेनियस ही दे रखी हो तब। जैसे कि अभी पिछले केस में, अभी हम यहां देखें कहां गया ये वाला फॉर्मूला, इस पर आया था हमारा, इस वाले में। इसमें देखो ये भी वही है, 3 और 4, आपको लगेगा अब क्या होनी चाहिए 5, बट इसमें हाइपोटेनियस क्या रख रखा है 4, बड़ी वाली साइड नहीं ले रखी, इसी कारण से इसमें वो वाली चीज अप्लाई नहीं हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें हम, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पता होगा आई गेस, ठीक है। नहीं पता इसे एक बार और रिवाइज करके घर पे सॉल्व करना, ये मैं होमवर्क में देता हूं आपको, ठीक है। और ये तो आपने कई बार कर भी रखा है, ठीक है, आपको आता भी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, ए बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिंडिकल पार्ट ऑफ द मिडल टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। इस वाले को अभी लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हम अगला करते हैं इसमें 28। फाइंड द सम ऑफ, अब इस क्वेश्चन को देखना, एपी का, ठीक है, एपी का क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में एपी का कह रहा है कि हमारी क्या निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। देखो सम ऑफ 22 टर्म्स, इसका मतलब हमें S22 निकालना है। क्या निकालना है? S22। बहुत ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें एपी में दे रखा है, हमें शुरू की 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें कि हमें डी यानी कि डिफरेंस, सारवंतर हमें दे रखा है कितना, 7, और इसकी 22वीं टर्म इस देखो, और इसकी 22nd टर्म, 22वीं टर्म कितनी दे रखी है, 149। इसका 22वां पद भी दे रखा है 149, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A22 कितना है, 149। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं ए, पहला पद इसे में हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, उसकी वो हमारा निकलेगा इसकी मदद से। क्वेश्चन समझ आ गया? हमें शुरू की 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें कि हमें डिफरेंस कितना दे रखा है, 7, कितना दे रखा है, 7, और 22वां पद भी दे रखा है 149, और हमें कितना निकालना है, 22 पदों का योग। बड़ा सिंपल है, पहले इसको देखोगे, आप लोगों को अगर पता हो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक बार रिमाइंड कराता हूं आपको। तो हमारा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? ठीक है, an हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 149, और a कितना है हमें नहीं दिया हुआ, n की जगह हमें क्या लिख रखा है, 22 माइनस 1, और d डिफरेंस कितना है, 7। ठीक है, तो a प्लस यहां आ गया 149, और 22 में से 1 गया तो कितना बचा, 21, 21 की 7 में करी तो 147। ठीक है, और ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का 140, ये प्लस माइनस 147, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। लो जी, a की वैल्यू भी आ गई हमारी, आ गई कि नहीं आ गई? और अब हम 22 पदों का आराम से टोटल निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है पूरा का पूरा। अगर अब इसमें देखें S22 और यहाँ n हमें दे रखा है 22 अपॉन 2, सुनते रहना, 2 इंटू a मतलब कितना है 2, प्लस n कितना है 22 माइनस 1, और d कितना है 7। आगे देखिए ये कितना आ गया 11, 4 प्लस 147, अभी अभी निकाला था ये वाला हिसाब यहाँ पर, इसीलिए अब इसमें देखो 11 मल्टीप्लाई 151, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं नहीं निकालने वाला। ठीक है, बस ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म, इसको भी देखो बहुत काफी, इसको भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला जिसमें एक्सीड दे रखा है, एक्सीड मतलब से ज्यादा, ये हमें एपी बतानी है, क्या निकालनी है हमें, एपी। हमारी एपी क्या होगी, कब, जिसकी की थर्ड टर्म कितनी, थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो इसकी पहले तो थर्ड टर्म दे रखी है, कितनी दी हुई है, 16। ठीक है, और इसकी हमारी सेवंथ टर्म जो है, अच्छा इसको इस तरीके से लिखो, देखो जो 5वीं टर्म है ना, उससे 7वीं टर्म कितनी ज्यादा है, 12। हमें एपी निकालनी है जिसकी की तीसरी टर्म है 16, और एक और चीज दे रखी है इसमें कि 5वीं टर्म, जो 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 12। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बता रखा है ये कितना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस जो ये टर्म है उससे एक पीछे ले लो, है ना, ये हो गया 4d माइनस, रुक जाओ, a प्लस 6d बराबर, यहां कितना आ गया 12, a और a कितना हो गया 2a, और एक मिनट सॉरी a प्लस 4d, और ये साइन चेंज हो गए अंदर के, हाँ या ना, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, दोनों माइनस मतलब, और ये 12, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट,
और ये भी दोनों कैंसिल, तो 4 में से 6 गया, -2d, और यहाँ आ गया हमारा बराबर, तो d की वैल्यू आ गई 2 6 12 -6। d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है ना, -6 आ गई, d की वैल्यू -6 आ गई। और अब a3, इसकी हेल्प से देखो अब हम क्या करेंगे। a3 कितना दे रखा है? 16, a3 बराबर 16 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस जो टर्म है उससे पहले वाला एक नंबर लो, 2d बराबर कितना हो गया? 16, और d की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी है? -6, तो 2 इंटू -6 बराबर 16, a बराबर कितना आ गया? 6 2 जा 12, और माइनस उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। a की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई कि नहीं आ गई? a की वैल्यू 28 आ गई। और आपको याद हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। तो a हमारा कितना है? 28, 28 प्लस 2 मल्टी ये सॉरी 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा हाँ यहाँ d है ना केवल, तो -6, और यहाँ a यानी कि 28 प्लस -6 मल्टीप्लाई 2, उल्टा कर दिया, ठीक है बस। तो ये 28 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, 28 में से 6 गया तो कितना बचा? 22, और इधर हम करेंगे तो 6 दूनी 12, 28 में से 12 गया तो कितना बचा? 14 नहीं 16, ठीक है ना। तो ये हमारी एपी बन गई, ये हमारी एपी है। आ गया ना समझ में? ये दिखने में सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है भाई? द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में कितने जो पेशेंट हैं, कितने हमारे मरीज हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। फाइंड द मोड, मोड निकालना है, चलिए करते हैं, काफी मजेदार है, आपको रिवीजन में काफी अच्छा लगेगा इसको भी करके, चीजों को रिमाइंड कर लो बस, दैट इज इनफ, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर, सुन लो। हम इसमें देखें क्लास इंटरवल क्या क्या दिया हुआ है, बोलना। ये 5 से 15 है ना, 5 to 15, आगे बोलो। 25 से 35, 35 से 45, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर, आप यहाँ ध्यान से देखिए पीछे, ये क्वेश्चन तुरंत समझ आ जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखो। मोड निकालना है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि मोड क्या होता है, तो जी मोड मतलब होता है बहुलक, हमें इसमें बहुलक निकालना है, और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 है, 11 है, कोई बोलना मत, मैं बोल रहा हूँ, 21, 23, 14 और ये 5, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बहुलक के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है? मॉडल क्लास, मॉडल नहीं मॉडल, देखो ये निकालनी पड़ती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को हिंदी में बोलते हैं बहुलक वर्ग। देखो बहुलक वर्ग इनमें से कौन सा है? बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी ना, वो हमें दिखेगी इसकी, क्या नाम है इसकी, इस वाले नंबर की, दिख रही है। तो हमारी जो बहुलक वर्ग आ गया, इसमें आ गया 35 से 45, ठीक है, 35 से 45। और ये जो होता है 35, ये है लोअर लिमिट, इधर वाले सारे लोअर लिमिट होता है, इधर ही अपर लिमिट। इसकी देखो ये जो ये वाला जो ये तो हो गया हमारा L1 35, ठीक है, L1 क्या हो गया? 35। उसके बाद हमारा क्या हो गया? देखो ये आने के बाद इसमें जो जो क्वेश्चन में दिया होता है, ये वाला हो गया F1, जो वर्ग निकला है हमारा सबसे ज्यादा वाला, उसके ऊपर होता है F0, उसके नीचे होता है F2, ठीक है, F2। और इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, उसे बोलते हैं I। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10-10 का है ना क्लास इंटरवल में, तो ये हो गया 10। अब हमारा देखो,
अब हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस, बोलते रहो, तो हम इस पूरे फॉर्मूले को देखें ना तो क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, इंटू H या फिर I, ठीक है, H या I कोई इशू नहीं है इसमें। ये चीज समझ आ गई आपको? अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। L हमारा कितना है बच्चा, 35 प्लस F1 है हमारा, देखिए ये रहा 23 माइनस F0 उसके ऊपर 21, 2 इंटू F1 कितना है हमारा 23 माइनस F0 कितना है हमारा, F0 कितना है हमारा, और F2 हमारा कितना है 14 इंटू I कितना है 10। अब देखो 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, और नीचे 46 में से 21, इन दोनों को प्लस कर लो पहले, 21 और ये दोनों हो गए 35, है ना। 35 46 में से 35 गया तो कितना बचा, आई गेस 11 इंटू 10, हाँ या ना। इसको देखो 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 अपॉन 11, तो 20 को 11 से हम डिवाइड कर दें तो 11 बन जा 11, कितना बच गया 9, 0 पॉइंट लगाकर 11 8 जा 88, बस पॉइंट के बाद एक डिजिट काफी है। तो 35 पॉइंट प्लस 1.8, तो ये हो जाएगा 36.8, ये इसका मोड आ गया, लगभग आता है हमेशा मीन मीडियन मोड अगर पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना पॉइंट के बाद पहला डिजिट हमारा ठीक हो जाए, दूसरा नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। ये इसका आंसर है मोड। मोड का फॉर्मूला आप याद रखना, दो स्टेप याद रखना। एक पहले सबसे पहले मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास क्या होती है, सबसे ज्यादा जो निकलेगा वही हमारा बहुलक वर्ग आ गया, और उसी के सामने वाला F1 उसके ऊपर 0, क्योंकि सीरियल से चल रहा है 0 1 2, है ना, बस, और फिर वैल्यू पुट कर दो और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपका इसका आया ना सांख्यिकी का और आपने अगर छोड़ दिया तो फिर तो बेकार है आप लोगों का वो करना, ठीक है। यही वाला है ना, AD and PM are the median of the triangle PABC and PQ respectively, where triangle ABC similar triangle PQ are. Prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। इस वाले को मैंने अभी कुछ दिन पहले कराया था, ठीक है, तो ये वाला मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है, आप इसे कितना कर लेना बस, ठीक है।